चलिए शुरू करते हैं। घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अगले चैप्टर में शासन प्रणाली। आइए इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। यहाँ समझने वाली बात है बाह्य नियंत्रण के, बिना किसी बाह्य नियंत्रण मतलब संप्रभुता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति अर्थात जनसंख्या, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होता है, इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, संप्रभुता। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, गलत है। इस प्रकार हमारा उत्तर ए होगा, केवल एक। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। शासन प्रणाली की दो पद्धति हैं, संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। इसमें व्यवस्थापकीय के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापकीय के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था की स्थापना है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है। यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो इसका उत्तर ए होगा, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो इसका उत्तर डी होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जो कि ब्रिटिश संसद प्रणाली का अंग नहीं है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह लागू नहीं है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये भी कथन सही है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों। डिटेल देख लीजिए। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद ही सर्वोच्च विधि अधिकारी है, जो किसी विधि का सृजन या समापन कर सकती है। भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके साथ संसद को विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है।
केशवानंद भारतीयवाद में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान की पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधान है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षतात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अध्यक्षतात्मक सरकार। यह अमेरिकी संविधान की व्यवस्था है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संसदात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, डी ऑप्शन सही नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीतियां हैं, जबकि डी राष्ट्रपति पद्धति की सरकार यहाँ लागू नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75(3). कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अब इसका हम डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(3) में उल्लेख है, क्योंकि लोकसभा संसद का अंग है। भारत में राज्य यानी राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ई सही होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन में ये होता, अगर कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है तो सही उत्तर होता। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें सरकार यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडल स्वरूप सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, गलत है। यहाँ पे संघात्मक शक्ति का प्रावधान है। इसमें हमारा उत्तर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। यहाँ एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चारों कथन बिल्कुल सही हैं। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अभिव्यक्त किया गया है। भारतीय समाज को लोकतांत्रिक माना जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यह गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा यह ऑप्शन सही होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन और कारण संबंधित। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कथन सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून के नियम सुशासन की विशेषता है, जबकि लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन की प्रमुख विशेषताओं में हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये सब भारतीय संविधान के दर्शन है, जबकि साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान के दर्शन से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, जनता, क्योंकि संसदात्मक प्रजातंत्र सरकार में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही
जाकर संसद में कार्य करते हैं। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा सही है? अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने व बदलने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये शासन सत्ता का संचालन उचित तरीके से नहीं करते तो जनता चुनावों समय समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा देती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। तो चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित होता है। तो गणतंत्र का आशय यह है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी वंशानुगत शासन नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आइए इसका डिटेल देखते हैं। कोई राज्य संघात्मक अथवा एकात्मक या संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका उत्तर डी होगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि जब उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तथा कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का अंतर बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा, क्योंकि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में न्यायिक समीक्षा निहित नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारत की संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन कारण। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। दोनों कथन और कारण सही हैं, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका उत्तर बी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र एवं राज्यों के मध्य
शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है, यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें हमारा कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख हैं लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय रचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र व राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों की संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय रूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। तो इसमें हमारा उत्तर ए हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति का उल्लेख किया जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें एकात्मक तत्वों को हमने अंडरलाइन कर दिया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट यानी आपातकाल उपबंध एकात्मक लक्षण है संविधान का। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा, छठवां और सातवां। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इसमें हमने अंडरलाइन कर दिया है। दूसरा, राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और पांचवां, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, बिल्कुल सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, गलत है। विधायकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 तथा 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य विधायिकाएं रक्षा तथा वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है तथा साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तथा संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता। राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, सही है।
लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है। अतः इसका उत्तर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसमें हमारा उत्तर सी और डी दोनों होगा। महात्मा गांधी व जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया, क्योंकि दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के ये दोनों समर्थक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। बिल्कुल सही है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। सही है। कारण: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली व संत शैली के तत्व समाहित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन व अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल सही है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो इसमें भी हमारा उत्तर ए हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। व्याख्या देख लेते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसमें सभी चारों कथन सही होंगे। उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारा उत्तर ये हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया, कि तो संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक व एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसमें हमारा उत्तर डी होगा। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो यह कथन गलत है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते के द्वारा नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। यह भी सही है। तो इसमें हमारा उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन कारण एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक। तो इसमें हमारा उत्तर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका डिटेल देखते हैं। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्धपरिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया।
इसे संरचना में परिसंघी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य रूप स्थिति में परिसंघी किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है, न ही एकात्मक, इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी ह्यूयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी ह्यूयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघात्मक यानी अर्धसंघीय है। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन केसी ह्यूयर का है। यह कथन केसी ह्यूयर ने भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह कथन बी आर अम्बेडकर का है। बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। तो इसमें हमारा उत्तर ए हो जाएगा। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत माना है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरनी, एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्न में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो इसमें हमारा उत्तर ए हो जाएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिग्स संबंधित हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में इसकी व्याख्या की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासक तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुक्त प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण हो, यह कथन दिया गया है। तो यह कथन W.B. डानहम द्वारा कहा गया है। यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमारा सी सही ऑप्शन होगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, यह कथन गणतंत्रीय अवधारणा से मेल नहीं खाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोफेसर डायसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 लक्षण दिए हैं। विधि की सर्वोपरिता, विधि के समक्ष समानता अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा, विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाली न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संवैधानिक सरकार वह है
संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण और संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा सीमित सरकार, डी। सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार व इसके तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा यह संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें इसका उत्तर हो जाएगा ए, विशेषाधिकार का अभाव। समानता का अर्थ यह है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकता। अतः समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्न में से कौन सी विशेषताएं समान हैं, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल 3 राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। व्याख्या देखते हैं। किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है, तो इसमें हमारा उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी, अंतर्राज्यीय परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग व क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था व अखिल भारतीय सेवाएं। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ के विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ व राज्यों के बीच करों व शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र व राज्यों के बीच राज्यों के आपसी मतभेद
व स्वतंत्र व निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, जो संघ व राज्य दोनों के लिए है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, 1980 के दशक में। यद्यपि 1960-70 के दशक से ही देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक यानी 1971 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम राष्ट्रीय प्रतीक का अध्ययन करेंगे तथा संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या भी देखी जाएगी। धन्यवाद।